तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग की दुनिया में आना है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आना है, तो सबसे पहले अपना एक ब्रोकर चूज करो। ब्रोकर का मतलब कंपनी है। जैसे कि आज के समय आप एग्जांपल लो, ग्रो, अपस्टॉक, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, जीरोदा, ऐसे ब्रोकर्स जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड ब्रोकर से डीलिंग करोगे तो फिर नुकसान हो सकता है, रिस्क है, तो उधर नहीं जाते हैं। जो ब्रोकर हम चूज करते हैं वो कौन सा होना चाहिए? सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। अब जब आप ब्रोकर के पास जाओगे तो ब्रोकर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा, और ये डीमैट अकाउंट ब्रोकर अपने पास ओपन नहीं करता। हमारे इंडिया में डिपॉजिटरी है दो, उन दो डिपॉजिटरी में ओपन होता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एनएसडीएल है, और इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमें सीडीएसएल देखने को मिलती है। तो डिपॉजिटरी के पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन होगा, और ये डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास आपका होगा। मतलब जैसे मेरा अकाउंट एंजल वन में है, तो डीमैट तो कहाँ शो हो रहा है? एंजल वन में। अब एंजल वन जिस डिपॉजिटरी से रजिस्टर्ड होगा, उस डिपॉजिटरी में उसने मेरा डीमैट अकाउंट खोल दिया। अब आपकी इच्छा है कि मुझे टाटा पावर का शेयर खरीदना है, तो आप आपके ब्रोकर को बोलो, फोन लगाओ, भाई टाटा पावर खरीद लेना 200 रुपए पे। जैसे आपने बोला, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। आज के समय कोई फोन नहीं लगाता। आज के समय हर ब्रोकर की ऐप है। आप ऐप पे जाओ, टाटा पावर का शेयर सेलेक्ट करो, सर्च करके प्राइस एंटर करो, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी एंटर करो, प्लेस ऑर्डर करो, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब फॉर एग्जांपल अभी प्राइस चल रही है टाटा पावर की 202 रुपए, तो मार्केट प्राइस तो 202 है, आपने कितनी प्राइस एंटर करी ऑर्डर की? 200 रुपए। तो जैसे ही मार्केट प्राइस और आपकी ऑर्डर प्राइस इक्वल होगी, तो कोई ना कोई सेलर का शेयर्स आपके खाते से बाय हो जाएगी, और मार्केट प्राइस जैसे मैच हुई आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होके जब मार्केट 3:30 बजे बंद होगा, तो आपको आपका ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करके देगा। जैसे इनवॉइस इशू होता है, ऐसे ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करके देता है। उसमें सीरियल नंबर होता है कि भैया ये नंबर का कॉन्ट्रैक्ट नोट है, आपने ये शेयर खरीदे हैं, आज इतनी क्वांटिटी के खरीदे, इतनी प्राइस पे खरीदे, टोटल आपका अमाउंट ये है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है, प्रूफ ऑफ एविडेंस, ट्रांजेक्शन का प्रूफ कि आपने शेयर खरीदे। अब सेटलमेंट होएगा, ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा, और पैसा कट के आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ शेयर्स। इसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ शेयर्स। क्योंकि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, तो शेयर डिलीवर करे जाएंगे। तो एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में जो जिसने बेचा होगा उसके खाते से बिक गए, और आपके खाते में आ गए। तो कितनी स्टेप का काम है कुल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले पहली स्टेप ब्रोकर चूज करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे, ब्रोकर डिपॉजिटरी से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देगा। बेसिक डिटेल्स लगेगी आपकी, नाम, पता, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट, पैन कार्ड, ये चीजें आप दे दो, आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस करो जो जो शेयर आपको खरीदने उसके लिए। अगर आपकी मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर है, भाई अभी मार्केट प्राइस 202 चल रही है, आपने 202 पे ही ऑर्डर लगाया, तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप मार्केट प्राइस से ऊपर नीचे ऑर्डर लगाओगे तो वेट करो मार्केट प्राइस को उस प्राइस पे आने का। अगर उस प्राइस पे नहीं आया सर, भाई आपने 200 रुपए लगाए ऑर्डर, 10 शेयर खरीदने 200 रुपए पे, आज मार्केट 200 रुपए पे आया ही नहीं, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्या? आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर आपका तभी फुलफिल होएगा जब मार्केट प्राइस और आपकी ऑर्डर प्राइस क्या होगी? इक्वल होगी। समझ में आई बात? क्योंकि ये क्यों? क्योंकि मार्केट किस पे चल रहा है? डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस पे, तो दोनों का इक्विलिब्रियम हिट करना जरूरी। जैसे ही होता है आपके लिए, क्लोजिंग होने पर, मार्केट बंद होने पर, जो आपका ब्रोकर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा, आपको शेयर की डिलीवरी हो जाएगी, आप पेमेंट आपके खाते से कट जाएगा। अब इसका उल्टा करते हैं, आपने बेचने का ऑर्डर लगाया, आपने लगाया 202 पे ऑर्डर सेल करना है टाटा पावर, अभी मार्केट प्राइस चल रही 201, जैसे 202 पहुंचा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ,
एग्जीक्यूट होके आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो जाएगा सेल का, कि आपने सेल कर दिए इतनी क्वांटिटी इतने रुपए पे, टोटल इतना सेल किया है आपने, और आपके खाते से शेयर्स चले जाएंगे और आपके खाते में पैसा आ जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ट्रेडिंग प्रोसीजर क्लियर है? अप्रैल 2003 से ब्रोकर की डिपॉजिटरी के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो सेटलमेंट साइकिल है वो है T+2 डेज। आज ट्रेड हुई है तो आज से 2 दिन एडिशनल और गिन लो। अगर मंडे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है तो ब्रोकर के पास सेटलमेंट साइकिल कब तक की है? वेडनेसडे तक की। देखो, ना तो आप सीधे मिल सकते हो, सेलर से आप सीधे नहीं मिल सकते, आप गए स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे आप सीधे नहीं जा सकते, उसके लिए आपको चाहिए ब्रोकर। आपका एक ब्रोकर, ऐसे सामने वाले का भी एक ब्रोकर होगा, तो मेरा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, उसका ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, तो एक दिन चाहिए पे इन डे, एक दिन बन गया पे आउट डे, और एक दिन ट्रेड का, तो कुल मिला के कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। इस वजह से सेटलमेंट साइकिल चल रही है 3 दिन, पे इन, पे आउट और ट्रेड। क्लियर है बात? अब आते हैं डीमेटेरियलाइजेशन पे। ये क्यों किया हमने भाई? शेयर सर्टिफिकेट इशू होते थे, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू होते थे, तो क्या दिक्कत थी? सर्टिफिकेट तो और बकायदा प्रिंटेड फॉर्म में है, प्रमाण है उस चीज का, पर सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि वो प्रिंटेड है। अब ये हर्षी इतनी दिमागदार है, इसने फर्जी शेयर सर्टिफिकेट बनाना सीख लिया। रिलायंस का शेयर सर्टिफिकेट डिट्टो बना दिया इसने, फ्रॉजरी हो गई। चारू की शादी थी, उस दिन शेयर सर्टिफिकेट आए, पंडित जी ने लिफाफा ही हवन में लगा दिया, शेयर सर्टिफिकेट ही चल गया, पता ही नहीं चला शेयर आए कि नहीं आए। तिजोरी में रखे हुए थे, नितिन ने चोरी हो गए। कुछ भी हो सकता है शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ, तो प्रिंटेड फॉर्म में तो सब कुछ पॉसिबल है ना। तो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया इन फेक, फ्रॉड और ये डिले ट्रांसफर की चीजों के लिए, ताकि पेपर वर्क में समय ना लगे जो फिजिकल फॉर्म में लग रहा है। हमने इन सारे की सारी फिजिकल फॉर्म के जो सर्टिफिकेट है इनको डिपॉजिटरी को दे दिया कि भैया तुम संभालो, और हमें इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे दो, जैसे आपके पैसे के साथ होता है। आज अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में, आपकी बैंक एप्लीकेशन में अगर आप बैलेंस चेक करते हो तो क्या 500 की गड्डी दिखाता है क्या? खाली क्या दिखाता है? नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू तो दिखा रहा है। भाई आपके खाते में 10 करोड़ रखे हुए, 0 0 0 1 0 0 0 0 ये दिखाए, ऐसे शेयर्स हो गए। नेक्स्ट पेज पे आप देखो, ये डेफिनेशन बनी तो क्या बनेगी? अ प्रोसेस वेयर फिजिकल फॉर्म्स आर कैंसिल्ड एंड इन्वेस्टर इज गिवन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर इन द अकाउंट। जैसे आप नीचे देखिएगा, मैंने एक पेज आपको इसलिए बना के दे रखा है, मैंने टाटा पावर खरीदा था, एलटीपी का मतलब मैंने कितने पे खरीदा था बेटा? इसको 237.30 पे खरीदा था बेटा। कितनी क्वांटिटी खरीदी थी बेटा मैंने? 2 क्वांटिटी खरीदी थी। तो अब मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं आएगा, मेरा जो ब्रोकर का, मेरा जो डीमेट अकाउंट है ब्रोकर के पास, उसमें डायरेक्टली ऐसे शो हो जाएगा। तो मेरी क्वांटिटी कितनी शो हो रही है? तो 223 रुपए के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का? 465 का इन्वेस्टमेंट था मेरा, करंट वैल्यू उसकी 475 है, तो मेरे कितने रुपए कमा लिए? 9 रुपए कमा लिए। अब अगर मैं बेच देता हूं तो ये पैसा मेरे पास आ जाएगा, मैं होल्ड करके रखूंगा तो ये पैसा इतना दिखता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, जैसे उस दिन लिखा था ना स्टॉक मार्केट, कम ज्यादा पैसे होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पेज पे आइएगा। तो ये डीमेट अकाउंट क्यों चाहिए? तो डीमेट अकाउंट हमें चाहिए डिपॉजिटरी के पास, हर इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट खोलेगा, और जब आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करोगे इन सिक्योरिटीज को, तो इसी प्रोसेस के लिए वर्ड आया डीमेटेरियलाइजेशन। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से वापस शेयर सर्टिफिकेट बनवा दो तो वो कहलाता है रीमेटेरियलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म पे जाओ तो रीमेटेरियलाइजेशन, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक पे जाओ तो डीमेटेरियलाइजेशन। समझ में आ गई बात? ये डीमेटेरियलाइजेशन क्यों करना है? वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस। कोई सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करना कि 7 दिन बाद रिलायंस मेरे को कोरियर करके भेजेगा, स्पीड पोस्ट करके भेजेगा। अभी के अभी तुरंत खरीदे, तुरंत मेरे खाते में दिख गए डीमैट अकाउंट, सबसे कन्वीनियंट।
पेपरलेस हो गया काम, पेपर वर्क खत्म, जो पेपर वर्क की बसरती प्रिंट होएगा, पोस्ट होएगा, सब खत्म। और क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिकली है तो आप इनको एज अ मॉर्गेज रख सकते हो, आप आपके शेयर्स को गिरवी रख के पैसा उठा सकते हो। और चोरी होने का, फर्जीवाड़ा होने का, लॉस होने का चांसेस खत्म हो गए। मतलब स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है, बट ऐसे आपके शेयर चोरी हो जाए, ऐसे लॉसेस से अब आप बच गए। और अब ये सारी जिम्मेदारी किसके माथे? ब्रोकर की, क्योंकि डीमेट अकाउंट किसके पास संभाल के रख रखा है? ब्रोकर। हम थोड़ी संभाल रहे डीमेट अकाउंट, अकाउंट डिपॉजिटरी में खुला है, संभाल के ब्रोकर ने रख रखा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, तेरी जिम्मेदारी कहाँ गया मेरा पैसा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहले अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट आएंगे। अब टाटा के खरीदे तो टाटा का सर्टिफिकेट आएगा, रिलायंस के खरीदे तो रिलायंस के सर्टिफिकेट आएंगे। अब एक ही डीमैट अकाउंट खरीदता जाता हूँ, उसमें सब एक ही बारी में शो हो जाता है। तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स खरीद रखने की जो हेडेक थी वो भी खत्म हो गई। एक सिंगल अकाउंट में जैसे आप पोर्टफोलियो पे दबाओगे कि आपके कितने इन्वेस्टमेंट्स है, सारे आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज आपने खरीद रखी उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये डीमैट के फायदे हैं। सबसे पहला बोलिएगा साथ में, सबसे पहला, दूसरा प्लेस्ड और मॉर्गेज्ड, तीसरा, चौथा, चौथा, और लास्ट, डिफरेंट सिक्योरिटीज इन अ सिंगल अकाउंट। तो ये डीमैट सिस्टम करता कैसे काम है? बिफोर ओपनिंग अकाउंट विद डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर को अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चुनना पड़ता है। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं यही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन गया एंजल 1। अब ये एंजल 1 मेरे लिए फॉर्म फिल करेगा और मेरे अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म फिल करके डिपॉजिटरी को भेज देगा। अच्छा, ये क्यों भरेगा मेरा फॉर्म? मैं इसको इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैंने इसको फॉर्म फिल करके दे दिया, वो फॉर्म ये डिपॉजिटरी में दे देगा। और जो मेरे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रिक्वेस्ट कर देगा डीमैटेरियलाइज करने की। ये तब था बेटा जब शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहे थे। आज के समय तो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो सारे शेयर सर्टिफिकेट उठा के डिपॉजिटरी को दे देगी, भाई साहब ये हमारे नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स है, इसको डीमैट में कन्वर्ट कर दो। तो अब तो सारे इश्यूज जो होते हैं वो आईपीओ बेस्ड ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं। आईपीओ के केस में डीमैट की डिटेल्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दे देता है। शेयर ब्रोकर के थ्रू बेचे जाते हैं, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं इसका खाता डेबिट कर दो, अगर शेयर खरीदें तो इसका खाता क्रेडिट कर दो। शेयर आएंगे तो क्रेडिट, शेयर जाएंगे तो डेबिट। अब ब्रोकर जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन देगा, दोनों एक ही है। ब्रोकर का मतलब आपके लिए तो कोई इंडिविजुअल है जो उस कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी ब्रोकिंग कंपनी है जो एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। सारे बैंक्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, सारे बैंक्स ब्रोकिंग कंपनी चला रहे हैं, प्राइवेट ब्रोकर्स भी हैं जो अपनी कंपनी चला रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट आज के समय। तो अगर आप सर्च करोगे रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद सेबी, बतेरी लिस्ट आ जाएगी। और मैक्सिमम आप देखोगे कि जो ब्रोकिंग कंपनीज है वही ये रोल प्ले कर रही है। और ब्रोकर ये इंस्ट्रक्शन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देगा और फिर स्टॉक एक्सचेंज से आपके शेयर की डिलीवरी हो जाएगी। तो ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है इसमें दो लोग हैं, एक तो डिपॉजिटरी और एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इन्वेस्टर इन दोनों से डायरेक्टली नहीं मिलता है, इन्वेस्टर ब्रोकर से मिलता है, फिर बाकी सारा काम ब्रोकर करता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में हमें इंटरमीडिएटरीज की जरूरत पड़ती है और ये इंटरमीडिएटरीज प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए कोर्सेज भी होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है और इनको प्रोफेशनल एफिशिएंसी सिखाई जाती है। जैसा मैंने कहा हमारे देश में दो ही डिपॉजिटरी है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ सिक्योरिटीज लिमिटेड, एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक अ बैंक, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो ऐसे सारे देश की कंपनियां अपने शेयर सर्टिफिकेट किसके पास जमा करा के रखेगी? डिपॉजिटरी के पास। जस्ट लाइक बैंक वेयर डिपॉजिटर या फिर इन्वेस्टर जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट कर सकता है या फिर विड्रॉ कर सकता है। तो आपका अकाउंट कहाँ खुलता है? डिपॉजिटरी में। पर किसके थ्रू खुलता है? ब्रोकर के थ्रू खुलता है। इसलिए आप डिपॉजिटरी का नाम नहीं लेते,
आप ब्रोकर का नाम लेते हो, यार तेरा डीमैट किस में, यार मेरा एंजल वन में, तेरा किस में, यार मेरा जीरो दाम है। तो आप जो वर्ड यूज कर रहे हो वो ब्रोकिंग कंपनी का यूज कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चल, अब ये डिपॉजिटरी फीचर क्या करती है, तो सबसे पहला तो हमने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दी जिसके पास सारी सिक्योरिटीज रखी हुई, यानी अगर कोई आज डिपॉजिटरी का सिस्टम हैक कर ले तो मनी हाइस्ट हो जाए। दूसरा, इंटरेक्ट करते हैं इन्वेस्टर से, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से करते हैं। आपका अकाउंट डिपॉजिटरी में, पर आप सीधे सीडी ये जो है CDSL सीधे उसके पास नहीं जाओगे, भैया मेरे शेयर्स कहाँ, अरे भाई मैं, मेरे से बात मत कर तू। स्कूल में टॉप पे कौन बैठा है, हर बार प्रिंसिपल के कैबिन में थोड़ी जाता, कोऑर्डिनेटर से बात कर ले, वो बता देगा मेरे को इन्फॉर्मेशन। वाइस प्रिंसिपल से कर ले, वो बता देगा, सीधे मत आ मेरे पास, घूम के आया हो। तो सीधे डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते, इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी बात करेगी। इन्वेस्टर से बातचीत करनी है, वैसे तो क्या ही बात करनी है, शेयर खरीदना और बेचना है, तेरे को तो हिसाब रखना है, बस लेजर मेंटेन कर मेरा। और जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद की जो सेवाएं हैं वो डिपॉजिटरी के पास है, इसलिए ये सारी चीज सेबी ने क्लियर कर रखी है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही आपके ई ट्रांसफर कंट्रोल करते हैं, तो उसमें डिपॉजिटरी हेल्प करता है लेन देन से। अब आप सोचो ना, रोज कितने शेयर खरीदे जाते होंगे, कितने शेयर बेचे जाते होंगे। अगर ये आज आप मैनुअल करने लग जाओ, पसीना आ जाए। इसलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पे हम एक क्लिक पे विद इन अ क्लिक आपको पता चल जाएगा कितने बाय ट्रांजेक्शन से कितने सेल ट्रांजेक्शन से, कितना वॉल्यूम है आज, कितने लोगों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन है, उन्होंने कितने की खरीद करी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन है, उन्होंने कितने की खरीद करी है, उन्होंने कितने का बेचा है, सारा डाटा अवेलेबल है आज। और आप इनको हाइपोथिकेट कर सकते हो, गिरवी भी रख सकते हो, बैंक लोन के अगेंस्ट आप इनको रख भी सकते हो कि भैया ये रख लो, हमें पैसा दे दो। और जो आज के समय बोनस शेयर्स भी हैं वो भी ई फॉर्म के बेसिस पे ही आपको मिलते हैं। और ये सारा का सारा ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आपको है, आप मर गए तो आपके बाद आप नॉमिनी का नाम दे जाओ, डीमेट अकाउंट उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा पूरा। तो ये सारी सेवाएं डिपॉजिटरी की वजह से हमारे पास आ गई। अब दूसरा प्लेयर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि मैक्सिमम ब्रोकिंग कंपनी खुद होती है। ये है डिपॉजिटरी के एजेंट। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी शेयर ब्रोकर, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद को एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड करवा सकता है। ये चीज मैंने पहले बोल दी, मैक्सिमम सारे यही है। जो ब्रोकिंग कंपनी चला रहा है वो खुद डीपी बना के बैठा हुआ है, जो बैंक डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं वो खुद डीपी बन के बैठे हुए। 90% इन हाउस ही खुद को ही चलाते हैं। डिपॉजिटरी एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वहां पर आप पैसे वैसे जमा नहीं कराते, वहां आपके शेयर्स रखे हुए बस, वहां फिजिकल फॉर्म में रखे हुए, आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर में वो एंट्री करके दे रहे हैं। 250 शेयर आपके शेयर सर्टिफिकेट पे, ऐसा नहीं है कि जैसे 250 शेयर खरीदे तो 250 पेपर प्रिंट होंगे, एक ही पेपर पे लिख देंगे क्वांटिटी 250। तो आजकल ऐसे सिस्टम बंद हो गया, अब वो सीधे इलेक्ट्रॉनिकली करता है, भैया इसने 250 खरीदे, इसके खाते में 250 डाल, इसने 200 बेचे, इसके खाते से 200 हटा। इन्वेस्टर जो है, यानी हम लोग जो पैसा लगाते हैं, तो हम इन डीपी से ही कंसल्ट करते हैं, हम इन डीपी से इंटरेक्ट करते हैं, डिपॉजिटरी से तो हमें बात करने अलाउड नहीं है। ठीक है, और जितना भी हमारा अकाउंट बैलेंस है वो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही मेंटेन करके रखें। तो अगर जैसे बैंक का काम है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको एक्सचेंज करते, बैंक इसके लिए अलग से कंपनी ओपन करता है, ऐसा नहीं है बैंक उसी बैंक में काम चला रहा है। एसबीआई कार्ड एक अलग कंपनी है जो केवल एसबीआई क्रेडिट कार्ड देती है, एसबीआई बैंक एक अलग कंपनी है जो केवल बैंकिंग काम देती है, एसबीआई सिक्योरिटीज एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो केवल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है। एचडीएफसी बैंक अलग है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है, नाम वही है नाम वही है, पर ब्रांचेस नहीं है, अलग कंपनी बना दी, अलग डिविजनल स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है, तो वहां तो अलग अलग डिविजन्स खोले जाते हैं, उसी तरीके से इन्होंने अलग अलग कंपनीज खोल दी। और मेन जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी होल्डिंग, वो इन सबको कंट्रोल करेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एसबीआई बैंकिंग चैनल,
SBI कार्ड, SBI सिक्योरिटीज, इन सबको कंट्रोल करेगा। इससे क्या है, डिविजनल क्रिएट हो गया। अब SBI सिक्योरिटीज में खाली सिक्योरिटीज का ही काम है, वहां लेन देन नहीं दिखा जा रहा कि आप पैसा ले रहे हो, पैसा जमा कर, वहां नहीं हो रहा है काम। इस वजह से ये सेपरेट हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट के इंडिया में दो बड़े इंडिसीज हैं। इंडिसीज यानी कि इंडेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स पे 30 स्टॉक लिस्टेड है। आज अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है 15 से ज्यादा स्टॉक्स पॉजिटिव चल रहे हैं आज। आज अगर सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो 30 में से 15 स्टॉक्स या उससे ज्यादा स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं आज। NSE का जो इंडेक्स है वो कहलाता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 से आपको पता चल गया इसमें कितने स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स है। तो अगर आज निफ्टी ऊपर जा रहा है इसका मतलब 25 या 25 से ज्यादा कंपनीज के शेयर्स अपसाइड पर है। अगर आज निफ्टी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब 25 या 25 से ज्यादा कंपनीज के शेयर नीचे गिर रहे हैं। ये हमारा इकोनॉमिक पैरामीटर है। अगर आज निफ्टी जो है वो छप्पर फाड़ के भगता जाए ऊपर ऊपर तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर निफ्टी धड़ल्ले से नीचे 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 आता जाए तो हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई, हम डिप्रेशन में चले गए। 2020 में हमें क्या देखने को मिला था, क्रैश देखने को मिला। 2022 से हमें क्या देखने को मिला, बूम देखने को मिला। 19,000 का बाजार 9,000 पे आ गया और फिर ऐसा भागा कि ये 25,000 पे। जितना नीचे जाएगा उससे दुगना ऊपर जाएगा, नियम है बाजार। पर इंसान को चाहिए शॉर्ट टर्म पैसा, अभी लगाओ अभी कमाओ। इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ठीक है, आज अगर आपने जेपी या और 2-3 कंपनी जैसी, जिसमें बता सकता हूँ कि अगर 2020 में आपने 5 लाख ही लगा के रखे होते तो आज 1 करोड़ थे वो। 5 साल में 5 लाख कितना हो गया, 1 करोड़। दिस इज इन्वेस्टिंग। इंसान चाहता है ट्रेड करना, अभी खरीदूं अभी बेचूं 5,000 कमा लूं। ये लालच है, ये मारती है इंसान। वो तो हर बिजनेस में मारती है। अभी मैं सोचूं अभी मैं एक महीने के बैच चलाऊं, 1 महीने पढ़ाऊं, बच्चे भेज दूं, तो 12th का बच्चा 1 महीने के लिए कोचिंग लेता है क्या? 12th का बच्चा कितने महीने के लिए कोचिंग लेगा? पूरे 12 महीने के लिए लेगा ना। 1 महीने पढ़ के क्या करूंगा सर मैं? 1 महीने तो आप आखिर में क्रैश बैच निकालो भाई। जैसे CA CS है, अब CA का पेपर 6 महीने में होता है तो 5 महीने की कोचिंग होनी चाहिए ना। अब मैं 1 महीने में पढ़ा के भेज दूं, कौन पढ़ेगा मुझसे? सिंपल सी बात। वही कंसेप्ट यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोचो। अब स्टॉक मार्केट में हमने एक और चीज करी जिसको कहते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। एक तो हमने डीमैटेरियलाइजेशन किया, एक हमने किया डीम्यूचुअलाइजेशन। एक समय इस इंडियन स्टॉक मार्केट ने ऐसा देखा है कि ये जो स्टॉक ब्रोकर्स थे ये खुद को मालिक समझने लग गए थे बाजार में। इन्वेस्टर को झूठी खबर देना, उससे पैसे ले लेना, शेयर नहीं देना। ओनरशिप कंट्रोल आता है तो फिर गलती होती है ना भाई। आप ओनरशिप समझ रहे, स्टॉक मार्केट किसी एक का थोड़ी है, स्टॉक मार्केट तो सबका है। पर जब ब्रोकर्स इस तरीके से दलाली करने लग गए, फर्जी इंफॉर्मेशन देने लग गए, फर्जी शेयर सर्टिफिकेट देने लग गए, तो धीरे धीरे इन्वेस्टर का भरोसा स्टॉक मार्केट से उड़ गया। फर्जी कंपनी लिया है, कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके शेयर बेच दिए। जब इस तरीके से धांधलीबाजी होने लगी और ब्रोकर और क्लाइंट में, ब्रोकर और इन्वेस्टर में लड़ाई झगड़े होने लगे, तो सेबी ने कहा एक काम करो, अलग करो दोनों। Brokers are not the owners. They can regulate and manage the market, but they are not the owners of the market. तो हमने जब डीम्यूचुअलाइजेशन किया तो हमने ब्रोकर से ये हक छीन लिया। हमने ओनरशिप और कंट्रोल इन दोनों को सेपरेट कर दिया और हमने स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग राइट्स मेंबर को दे दी। जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे वो ट्रेड करेंगे, वो मार्केट को कंट्रोल रेगुलेट कर रहा हूं, है ना भाई। सारा पुलिस विभाग जो है, सेबी जो है, वो निगरानी रखेगा। आप ब्रोकर्स हैं, आप इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करें, खुद अपना पैसा बनाने की कोशिश ना करें इन्वेस्टर के पैसे से। आज कितना आसान है। एक अनजान व्यक्ति है दीपक नामा, इसको मैंने आज इतनी अच्छी कहानी सुना दी कि तेरे 5 लाख 5 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे। कल ये 5 लाख लेके मेरे पास आ गया, भैया मेरे 5 लाख लगा दो। अब वो अगर 5 लाख मैंने कहीं लगा दिए
और उससे मैंने 10 करोड़ कमा लिए या 1 करोड़ 10 लाख कमा लिए, और मैंने इसको कह दिया यार तेरे 5 लाख तो डूब गए, ये देख तेरा लॉस, तो इसके साथ तो फ्रॉड हो गया ना। अब अगर ऐसा होने लग गया इन्वेस्टर्स के साथ, तो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे क्या? इस वजह से 92 के एरा के बाद हमें सेबी की जरूरत पड़ी कि भैया इसको कंट्रोल करो, इन्वेस्टर का भरोसा जीतो वापस। नहीं तो अगर इन्वेस्टर चला गया तो कंपनी चलेगी कैसे? रिलायंस के पास सारा पैसा खुद का थोड़ी है, पब्लिक ने दिया है। आज आप कैरियर पॉइंट के मालिक नहीं बन सकते क्या 110 रुपए में? आज आपके 110 रुपए से कैरियर पॉइंट चल रहा है, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें। दिस इज हाउ इट इज। आपने हिस्सेदारी ली है, आपको डिविडेंड मिलेगा ना, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ना। तो फिर ये ब्रोकर्स ये क्यों मैनिपुलेट करेंगे मार्केट को? इसलिए डीम्यूचुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया कि ओनरशिप और कंट्रोल अलग किया जाए। आप ओनर नहीं हो मार्केट के, आप बाजार के रखवाले हो, आप बाजार में काम करने वाले हो, आप बाजार को ओन नहीं करते। बाजार को कोई ओन नहीं करता। अगर कल से मैं कह दूं मैं बाजार का मालिक हूं, तो इस बाजार में जो होगा वो मेरी इच्छा का होगा, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कंसेप्ट आया डीम्यूचुअलाइजेशन का। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बेटा सेबी, इसकी चर्चा कल करेंगे, कल इसको खत्म करेंगे। नोट्स लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।